अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। चैप्टर यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप जो आपको सुनने को मिलेगी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखना बेटा, यहां से जो भी बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और अगर आपका मन करे कहीं लिखने का तो भाई लिख लेना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले ये होता क्या है, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन करना है, मतलब आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स लेंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और आपको कंबाइन होकर वो दे देंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा C+O2 CO2, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस सर, यहां दो रिएक्टेंट्स हैं, यहां पर सर दो रिएक्टेंट्स हैं और ये सिंगल प्रोडक्ट है सर। तो यस सर, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन सर। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं आपको बच्चों, अगर मैं कहूं क्या ये कॉम्बिनेशन है Mg+O2 MgO, यस सर, यहां पे दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, ये भी कॉम्बिनेशन है सर। गुड। अब ये देखो, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नो सर, यहां एक ही रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं। आपने तो दोनों जगह गलत कर दिया सर। एक रिएक्टेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में कम से कम दो रिएक्टेंट होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, यस सर, ये कॉम्बिनेशन है, यस सर, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। गुड, इसको चेक करो। मैंने कहा कि आपके सामने है Na2CO3, उसमें CO2 डाला, H2O डाला और आपका तैयार हो गया NaHCO3। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है? देखो, यस सर, यहां तीन रिएक्टेंट हैं और सिंगल प्रोडक्ट है। यस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब कहने का ये है, पहले तो दिमाग में ये डालना है कि अगर मेरे सामने सर इक्वेशन आई तो मैं उसको देख के बता दूंगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए, वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हो, तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या ये भी कॉम्बिनेशन? एक बार इसको चेक करो, किसने लिख दिया ये वाली इक्वेशन, CaO + CO2 गिव्स अस CaCO3। किसने लिख दिया CaO + H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। क्या ये कॉम्बिनेशन है? यस सर। क्या ये कॉम्बिनेशन है? यस सर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सर मेरे को कितनी करनी है अभी बताता हूं। अभी फिलहाल इस चीज पे रहो कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन मैं लिख के दूं, एग्जामिनर लिख के दे, तो क्या आप पहचान लोगे वो कॉम्बिनेशन है? पहला स्टेज तो ये है। हाँ सर, मैं वो पहचान लूंगा। ठीक है, तो मैं आपकी दूसरी बात कर लेता हूं कि मुझे कौन कौन सी करनी है। ठीक है, चलो आओ, उसके लिए मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं। आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देखना, बाकी सब मैं अभी बताता हूं। इस पिक्चर में अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है ढंग से तो मैं बताता हूं क्या है। इस पिक्चर में एक मैग्नीशियम रिबन है, आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको टोंग की हेल्प से, चिमटा टाइप होता है उसके हेल्प से इसको पकड़ा हुआ है और बर्नर के सामने जलाया जा रहा है। मतलब यहां हो रही है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो यहां आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है तो उससे कुछ नीचे गिर रहा है जल के, राख टाइप, और वो यहां इकट्ठी हो रही है, यहां पे राख।
तो सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि जब मैग्नीशियम जल रहा होगा तो वो क्या इक्वेशन पाएगी। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसने कहा है, यहां से शुरू करते हैं, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? यस सर मैं दे सकता हूं। क्या जवाब दोगे बच्चों? कि सर मैग्नीशियम यानी Mg जलाना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर Mg प्लस O2 बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। पहले तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दो कि क्या ये कॉम्बिनेशन है? हाँ सर ये कॉम्बिनेशन है। मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा सर देखो दो रिएक्टेंट हैं, सिंगल प्रोडक्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस करने को कहेगा तो बैलेंस कर लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की जब तक उसका डायरेक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है बैलेंस करने के लिए। आप ऐसे लिख के आ सकते हैं Mg प्लस O2 MgO। उसने मुझसे पूछा क्या इक्वेशन लिख सकते हो, तो मैंने कहा यस क्यों नहीं लिख सकते। किसी को जलाने वाली रिएक्शन लिखनी है तो प्लस O2 करना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो Mg को बर्न कर रहे थे, Mg प्लस O2 MgO। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ध्यान रखना, इक्वेशन हो गया। दूसरा इसमें जो इस पिक्चर में नहीं है मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि इस रिबन को जलाने से पहले इसको साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है ये सवाल है बच्चों। मैं इस तरफ बीच बीच में देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे ये दिखे कि वीडियो चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है चलो कोई नहीं, आपका काम इधर है, इधर ध्यान दें कि किसी भी रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को स्पेसिफिकली जलाया जा रहा है तो उसको साफ क्यों करते हैं जलाने से पहले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अब कहेंगे कि देखो सर रिबन को जलाने से पहले साफ किया जा रहा है, इसका मतलब उस पर कुछ ऐसा होता है कि अगर उसको साफ नहीं किया तो वो बर्निंग में इंटरफेयर करेगा, अड़चने पैदा करेगा, ऐसा कुछ रिबन के ऊपर होगा। तो आप याद कर लो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पहले से ही ऑक्साइड की, कार्बोनेट की लेयर होती है। ऑक्साइड की एयर में है, ऑक्साइड की और कार्बोनेट की क्या होती है, लेयर होती है रिबन के ऊपर। उसको सैंड पेपर से साफ करके फिर जलाया जाता है। बात क्लियर? ये रहा वो क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आया है। टू रिमूव द ऑक्साइड एंड कार्बोनेट लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिकॉज दे स्लो डाउन द बर्निंग प्रोसेस। अगर आपने उनको रिमूव नहीं किया तो वो बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, इसलिए इसको क्लीन करना जरूरी है। आ गई बात समझ में? फिर एक सवाल पूछते हैं कि इस बर्निंग के दौरान क्या आप ऐसी दो ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं जो कि महसूस हो, दिखाई दे कि अरे ये सब हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जब किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो फुलझड़ी की तरह जलता है। दिवाली पे फुलझड़ी जलाते हैं ना, तो एक डेजलिंग फ्लेम, बहुत चमकदार फ्लेम निकलती है। फ्लेम तो चमत्कारी होती है, तो फुलझड़ी से जैसे फ्लेम निकलती है उसे डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं। ऐसी फ्लेम देखने को मिलती है जब रिबन को जलाया जाता है। एक ऑब्जर्वेशन तो ये मिलता है। दूसरा मैं आपको बता रहा था, अगर आपको याद हो, कि रिबन को जब जलाते हैं तो उसमें से राख गिर रही है, वो राख व्हाइट कलर की होती है। कौन से कलर की? व्हाइट कलर की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन तीनों में से राख का फॉर्मूला क्या है? राख कौन है इसमें? इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जो राख बन के नीचे गिरी है इस डिश में? क्या वो Mg है? नहीं सर, Mg तो बर्न हो रहा था। क्या वो O2 है? नहीं सर, वो तो एयर में है। तो गिर क्या रहा है? ये प्रोडक्ट MgO। बात क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का है? ये व्हाइट कलर का। ये आपके सामने 3 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आपको कोई एग्जांपल याद करना हो तो वो आप Mg वाला कर लो, ये तो जरूरी है, इस पे सवाल भी हैं भाई। ठीक है, क्या क्लियर? मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त 2 ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? पहला सवाल, क्या आप बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। घमंड करने की क्या जरूरत है बच्चे? घमंड करने की जरूरत नहीं है, आसान है ये। ठीक है। तीसरा,
कि जब रिबन को जलाया जाता है तो उसको साफ क्यों करते हैं जलाने से पहले। ये है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आओ आगे। अब सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को समझाता हूं क्या है। इस पिक्चर में एक बीकर है और बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड गिराया है। क्या गिराया है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और पानी है इसमें। ठीक है जी, तो इसकी रिएक्शन हुई होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। चूना, चूना समझते हैं ना, जो पहले के जमाने में, यानी भिड़े के जमाने पे ठीक है, इतना पुराना भी नहीं, भिड़े तो बहुत पुराना है। पुराने जमाने में दीवारों को सफेद करने के लिए चूना लगाते थे। आजकल तो बहुत चीजों पे चूना लग रहा है, मैं दीवार की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले दीवार पे चूना लगाया जाता था। उस चूने का जो फॉर्मूला है वो CaO है। क्या तुमने चुना, सॉरी, क्या तुमने सुना? CaO चूना होता है। ठीक है, क्विक लाइम, लाइम मतलब चूना। और जब चूने को पानी में डालते हैं तो चूना पानी हो जाता है। चूने को जब पानी में डालते हैं तो चूना पानी हो जाता है। मतलब अगर किसी ने देखा हुआ है, जब चूने को पानी में गिराते हैं तो बहुत ज्यादा हीट बनती है, बहुत ज्यादा। पहले बड़े बड़े ड्रम्स में चूना आता था, उसमें पानी मिलाते थे पेस्ट बनाने के लिए ताकि दीवार पे लगाया जा सके। तो बहुत ज्यादा हीट बनती थी, बहुत ज्यादा हीट बनती है। इस पिक्चर में वही दर्शाया गया है कि बीकर में जब पानी के अंदर चूना गिराया तब हाथ लगाने से यह पता चलता है कि बीकर गर्म हो गया है। बात क्लियर? बीकर गर्म हो गया है। अब वो सवाल क्या पूछेगा कि क्या आप ऐसे सब्सटेंस को जानते हो जो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है दीवारों के? तो आप बोलेंगे यस सर, वो तो चूना है। अब चूना तो हिंदी में है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे यस सर मैं जानता हूं, वो क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम। मैंने पूछा भाई फॉर्मूला पता है? तुम कहोगे यस सर अभी पढ़ा है, CaO सर। चूने का फॉर्मूला CaO। क्या इसी को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं? आप कहोगे यस सर, ये तो मैं जानता ही था सर, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं सर। क्या तुम इसकी इक्वेशन पानी के साथ लिख सकते हो? यस सर, CaO की रिएक्शन पानी के साथ लिख सकता हूं सर। इसको तो बोलते हैं क्विक लाइम। ये आपका वाटर, चूना जब पानी में गिरता है तो ऐसे बबल्स देखने को मिलती है, रिएक्शन हो रही होती है और वो बहुत गर्म हो जाता है बर्तन। वो जो बनता है वो है CaOH होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लेक्ड लाइम। नहीं तो आप ध्यान रखो, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे? लाइम वाटर, लेमन वाटर नहीं, ये पीने का पानी नहीं है, ये लाइम वाटर है, चूना पानी। ठीक है, तो चूना पानी का फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस। सिर्फ चूने का फॉर्मूला क्या है? CaO। बात क्लियर? अब देखो, एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया था और कुछ बच्चे शॉक्ड रह गए, पता नहीं क्यों। सवाल था राइट द केमिकल इक्वेशन, ध्यान से सुनना और क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो ये रही, लाइम में पानी डाला तो आपको स्लेक्ड लाइम मिला, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम ही तो कहेंगे। और क्या लिखोगे आप? तो ये वो इक्वेशन है, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स अस स्लेक्ड लाइम। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? चाहे पिछले वाला एग्जाम्पल हो, इसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी जब आप रिबन जला रहे थे, चाहे ये वाला एग्जाम्पल हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये भी और ये भी। तो आपने ये नहीं देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट बड़ी निकल रही है भाई, बहुत हीट निकल रही है। ऐसे रिएक्शंस को जिसमें हीट निकल रही है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ध्यान रखना, हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब आपसे पूछें भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सो मतलब बाहर आना, एग्जिट। थर्म मतलब हीट, मतलब एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें
हीट रिलीज की गई हो रिएक्टेंट द्वारा। जब वो प्रोडक्ट बना रहा होता है। ध्यान रखना, अगर ये वर्ड कहीं सुनने को मिले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यू नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो मतलब एग्जिट, थर्म मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है, यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा है तो हीट बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है? क्या क्या बात हो चुकी है? मैंने आपसे पूछा था कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है, आपने बोला बहुत सिंपल है सर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये रिएक्टेंट तीन भी हो सकते हैं सर, 6 ले लो, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए सर, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा जी, मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर मैं आपको कोई इक्वेशन लिख कर दे दूं कोई भी, तो आप क्या इक्वेशन देखकर बता देंगे कि वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं? तो कहोगे यस सर, बता दूंगा। मेरे को देखना क्या है कि प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए और रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, मैं पकड़ लूंगा कि वो कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, क्या आपको क्लियर हुआ कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको याद करनी ही है? यस सर, मैग्नीशियम वाला बर्निंग और लाइम का पानी के साथ रिएक्शन, ये तो मैं 2 इक्वेशन याद करके जाऊंगा, क्योंकि इस पे अलग से भी सवाल है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम है क्या? क्या बात कर रहे हो सर, मैग्नीशियम कब से व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होने लगा? CaO सर, क्विक लाइम। तो बच्चा ये स्लेक्ट लाइम क्या है? क्या बात कर रहे हो सर, स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम को पानी में डालो स्लेक्ट लाइम बन गया सर। ये लाइम क्या है? लाइम सर चूना है, चूना लगाते थे ना सर पहले, उसे क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको करो एक बार। यस, क्लियर है? चलो, तो जो जितनी बातें की सबको क्लियर है ना भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी दूसरी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का रिवर्स, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कॉम्बिनेशन क्लियर हो रहा था। कंबाइन करो, कंबाइन। डीकंपोजिशन, डीकंपोज करो सर, तोड़ो। तोड़ो मतलब, तोड़ने का मतलब यहां है कि आपके पास कोई एक रिएक्टेंट होगा, मैं उसको तोड़ूंगा, यानी उसको कन्वर्ट करूंगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। कॉम्बिनेशन का उल्टा हुआ ना, एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ये है डीकंपोजिशन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, सिंपल सब्सटेंसेस, यानी रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल से दिखाऊं? देखो, मैंने लिखा CaCO3, इसको हीट किया, इसने आपको CaO और CO2 बना के दिया, तो क्या ये कॉम्बिनेशन है? नहीं सर। अगर ये इस साइड और ये इस साइड होता ना तो कॉम्बिनेशन होता सर। तो ये डीकंपोजिशन है? यस सर, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, ये है डीकंपोजिशन। ठीक है जी, ये बताओ क्या ये डीकंपोजिशन है? हाँ सर, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट है सर। अच्छा, ये बताओ ये देखो, क्या ये डीकंपोजिशन है? यस सर, ये भी डीकंपोजिशन, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी डीकंपोजिशन है। समझ में आया? वही सवाल, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी, एग्जामिनर ने लिखी, तो क्या पहचान लेंगे वो डीकंपोजिशन है? यस सर, देखना क्या है, एक रिएक्टेंट होना चाहिए, वो डिकंपोज हो रहा होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में।
कॉम्बिनेशन का उल्टा सर, सिंपल है सर। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रो, शॉर्ट में बोल रहा हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट मिलेगी। आप हीट दोगे तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बिखर जाएगा, बन जाएगा, टूट जाएगा, जो भी कहना हो वो कह दो, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन थर्मल कहलाएगी, जहां हीट का इस्तेमाल हुआ होगा। जहां लाइट का इस्तेमाल हुआ होगा डिकम्पोज करने के लिए वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी, और जहां इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हुआ होगा उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। शॉर्ट एंड सिंपल भाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि एक रिएक्टेंट होगा, उसको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो अपने आप तो होगा नहीं कि हे एलेक्सा कन्वर्ट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हम कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएंगे। हमारे जो एफर्ट हैं, अगर वो हीट की फॉर्म में है तो ये वाली टाइप, अगर लाइट दे रहे हो डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये वाली टाइप, करंट दे रहे हो डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये वाली टाइप। इन तीनों के अलावा और कोई टाइप नहीं है। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हो गया सर। कोई रिएक्शन लिख दूंगा, डिकम्पोजिशन पहचान लोगे, पहचान लेंगे सर। ठीक है, डिकम्पोजिशन की टाइप्स बताओ, बता दूंगा सर, हीट वाली, लाइट वाली, करंट वाली, थर्मल, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक, बता देंगे। चलो बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें बच्चों हीट दी जा रही है ताकि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो सके। एग्जाम्पल दूं, ये देखो, मैंने एक रिएक्टेंट लिखा CaCO3, इसको हीट किया। आप हीट लिख सकते हैं, वो एग्जामिनर लिख के दे सकता है, या एक सिंबल होता है ट्रायंगल की तरह बनाते हैं, ये हीट का ही सिंबल है, हीट का। CaCO3 आपको दे रहा है CaO और CO2, तो ये थर्मल का एग्जाम्पल है। एक बार चेक करो ये भी थर्मल है क्या। मेरे पास एक रिएक्टेंट है FeSO4, मैंने हीट किया, आपको बना के दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो क्या ये डिकम्पोजिशन है, थर्मल है? यस सर। एक बार ये देखो, क्या ये भी एग्जाम्पल भी हो सकता है कि मेरे पास है PbNO3 ट्वाइस, मैंने हीट किया, आपको बना के दिया PbO NO2 और O2। अभी सिर्फ ये देखो कि मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं वो आपको क्लियर है, वो डिकम्पोजिशन है, हीट कर रहा हूं तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। बोलो भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, फिर वापस आता हूं यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक पिक्चर है ये, ध्यान से देखना। अब जैसे कॉम्बिनेशन में कहा था कि कौन सा एग्जाम्पल करना ही है सर, तो आपने कहा मैग्नीशियम रिबन वाला करना पड़ेगा और वो चूने वाला एग्जाम्पल करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन में कौन सा करूं सर। अब आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें फेरस सल्फेट है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ये ग्रीन कलर का है। तो आपके पास फेरस सल्फेट है, ठीक है, तो वो होता है FeSO4, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। उसको हीट कर रहा हूं, ये देखो हीट कर रहा हूं, तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है Fe2O3, SO2 और SO3। ये आपको याद करना है। FeSO4 को जब हीट करेंगे, भाई कोई एग्जाम्पल तो याद करके जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं ये वाला करके जाना। FeSO4 को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। FeSO4 कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। देखो अब कौन से कलर का हो गया सर, रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का, रेडिश ब्राउन का। ये SO2 गैस है सर, SO3 भी सर गैस है, ऐसे एरो बना दिए ना, यानी वो गैस है, वो जा रही है। SO2 और SO3 में कैसा स्मेल है सर, बर्निंग सल्फर का। सल्फर जलता है ना जब, तो जैसी वो स्मेल होती है वैसी SO2 और SO3 की स्मेल होती है। चलो मैं दोबारा चीजें बताता हूं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो समझते हो, एक्सो पढ़ाया ना, जिसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट दे रहे हो, याद है कि नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है, फिर सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। यस सर, ये एंडोथर्मिक है। यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों, अगर आपसे पूछूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? एक ऐसी रिएक्शन, a reaction in which heat is released? No sir, no sir, heat is absorbed sir। रिलीज तो एक्सो हो जाता है ना सर, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट्स, ताकि वो बना सकें प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसे रिएक्शन को एंडो बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट रिलीज करते हैं प्रोडक्ट बनाते समय, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एंडो एक्सो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडो वाली होती है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट को तोड़ना होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इस एक्टिविटी के दौरान, इस इवेंट के दौरान, कैन यू नेम द गैसेस? कैन यू नेम इट? यस सर, the gases are SO2 and SO3. Can you name them? Yes sir, sulfur dioxide SO2, और क्या मैं सुन सकता हूं आप SO3 का क्या नाम बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? यस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या पूछा इसने, आगे पढ़ो। इसने पूछा ये जो गैसेस मिली हैं, ये एसिडिक हैं कि बेसिक हैं? बताएं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आगे। SO2 और SO3 एसिडिक गैसेस हैं। अगर किसी ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा हो, एसिड रेन एक टॉपिक हुआ करता साइंस में, वो एसिड रेन क्यों होती है, उसका कारण होते हैं SO2 और SO3। ध्यान रखना, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, अगले चैप्टर में बता दूंगा, वहां तो ये ऑफिशियल हो जाएगा, ये वहां का भी क्वेश्चन हो सकता है। फिलहाल अब क्वेश्चन हमारे सामने है तो मैं आपको बता देता हूं। SO2 और SO3 नॉन मेटल के ऑक्साइड है, यानी सल्फर के, और वो आमतौर पर एसिडिक होते हैं। SO2 और SO3 एसिडिक गैसेस हैं। ठीक है, बात क्लियर। अगला सवाल देखो, क्या आप केमिकल फॉर्मूला बता, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले एक सेकंड, इस क्वेश्चन से पहले एक बार वापस चलते हैं, इस क्वेश्चन पर आओ, रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर चेंज ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट FeSO4 का कलर क्या बताया था? ग्रीन। तो क्या चेंज देखने को मिला, बताओ। सर हमने इक्वेशन लिखी थी ये FeSO4, इसको हीट किया था सर, तो हमें मिला था सर Fe2O3, दो गैसेस मिली थी सर, हाँ SO2 और SO3। आपने कहा सर ये रिएक्शन याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। यस, मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन याद करनी है। FeSO4 का कलर कैसा होता है सर? ग्रीन होता है सर। और वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया है, याद है आपको? पिक्चर में कौन सा कलर था वो? रेडिश। देखो यही सवाल पूछा है। एक तो बोला था इक्वेशन लिख दो, लिख दी सर। कलर चेंज पूछा था, ग्रीन से रेडिश बनाओ। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, इसका लेना है इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ो नीचे वाला क्वेश्चन क्या है। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ क्रिस्टलाइन एंड एनहाइड्रस फेरस। अरे सर फेरस सल्फेट तो मुझे पता है, FeSO4 है, ये एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन क्या बला आ गई सर यहां पर? भाई एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, राई। एनहाइड्रस का मतलब होता है राई, सूखा। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हुआ FeSO4, एनहाइड्रस ही है FeSO4, सूखा हुआ। और अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्रिस्टलाइन है, मतलब FeSO4 के साथ 7H2O के क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन है। जैसे एग्जांपल और देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने AB लिखा
और एक लिखा AB.2H2O। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों सोल्ट में से कौन सा एनहाइड्रस है और कौन सा क्रिस्टलाइन है? सर AB में आपने सिर्फ AB लिखा हुआ है, साथ में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, सूखा है सर, सूखा है मतलब छूने में भी सूखा है सर, AB एनहाइड्रस है। गुड। और AB के साथ सर 2H2O लिखा हुआ है सर डॉट करके, ये तो क्रिस्टलाइन है सर, गीला है। नहीं नहीं नहीं, छूने में तो ये भी सूखा है, लेकिन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं, उस क्रिस्टल को बोलते हैं क्रिस्टलाइन। आप ज्यादा मत सोचें, आप बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, कुछ बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, रह जाएंगे। देखो, अगर सिर्फ FeSO4 लिखा हुआ है तो वो क्या है? एनहाइड्रस। और अगर क्रिस्टलाइन बोला तो .7s2, FeSO4.7s2 इज क्रिस्टलाइन एंड दिस इज एनहाइड्रस FeSO4। ठीक है जी, लिख लेंगे। क्या वो क्लियर है कि मैंने आपको ये बोला है कि एग्जाम्पल तो आपको याद करना है, और ये डिकम्पोजिशन है, ये तो साफ पता लग रहा है, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है ठीक है, चलो अब ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में क्या है, चलो देखते हैं। इस पिक्चर में है PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, और उसका जो कलर है वो वाइट है। पहले पिक्चर की बात कर रहे हैं, बाद में सवाल देखेंगे क्या है। इसको हीट किया, पिक्चर में भी दिख रहा है, तो आपने देखा हीट होते होते वो येलो कलर का हो गया। कौन सा कलर का हो गया? येलो। फाइनल भी देख लो, फाइनल कलर येलो ही दिख रहा, येलो कलर का हो गया। और उसमें से दो गैस निकल रही है, NO2 और O2। तो क्या आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकता हूं। बताइए क्या इक्वेशन होगी? सर PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको सर लेड नाइट्रेट कहा जा रहा है, यानी आप सर ये कहोगे कि ये वाला एग्जाम्पल भी याद करना है। हाँ भाई, मैं तो आपके लिए और भी आसान कर रहा हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन की ये दो एग्जाम्पल तो करके जाना है। FeSO4 को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? Fe2O3 SO2 SO3। और PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो सर PbO और दो गैस मिलती हैं, NO2 और O2। इसका कलर कैसा है? इसका कलर वाइट है सर। कौन से कलर का हो गया? येलो कलर का सर। ऑक्सीजन में कोई कलर नहीं होता, NO2 ब्राउन गैस है सर। अब बच्चा बोलेगा सर पीछे भी तो दो गैस बन रही थी सर, SO2 SO3, इनका कलर नहीं होता क्या? नहीं होता इनका कोई कलर, ये कलरलेस हैं, ये स्मेल से पहचानी जाती हैं, बर्निंग सल्फर की स्मेल है। और NO2 का कलर होता है ब्राउन, ब्राउन गैस। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड? क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं? तो आप कहोगे कि PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं तो सर PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है सर। ठीक है क्या? ठीक है, ये बनता है सर। अच्छा, व्हाट हैपन्स में इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, लिख देंगे सर। व्हेन लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, सिंपल है बेटा, सिंपल है। अगर ये पूछ लिया तो कि भाई गैसेस कौन कौन से हैं, बताओ इसमें गैसेस कौन कौन से? आई एम चैलेंजिंग यू, इन तीनों में से कौन कौन गैस है? तो सर इसमें NO2 है गैस, और O2 है सर गैस। O2 का नाम तो सर ऑक्सीजन गैस है, और NO2 का नाम सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है सर। क्या तुम इन गैसेस का कलर बता सकते हो क्या? यस सर, NO2 का जो कलर है वो ब्राउन होता है, और O2 का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है सर। यस यस,
द ऑक्सीजन विच वी इनहेल इज ऑक्सीजन ना, रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. इट इज कलरलेस. यस सर, इट इज कलरलेस. और NO2 का कलर कैसा है? ब्राउन है सर. और पीछे जो SO2 SO3 पड़ा है वो, अरे सर उनका कोई कलर नहीं होता. गुड गुड. अच्छा, नेचर पूछ रहा है. नेचर वही एसिडिक है कि बेसिक है? तो अब ध्यान रखो कि ऑक्सीजन को तो सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक की श्रेणी में है ना वो बेसिक की श्रेणी में है. और जो NO2 है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक है. अब पढ़ोगे ना कि एसिड रेन में SO2 भी है, SO3 भी है, NO2 भी है. एसिडिक कैसे पूछे जाने पर कंफ्यूज नहीं होना है. नो 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 नो. पहले आपको एग्जांपल याद करना है कि PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करो, क्या होगा? अरे कुछ नहीं यार, PbO प्लस NO2 प्लस O2, 3 चीज बनती है. अच्छा, इसमें गैस कौन कौन सी है? अरे सर NO2 और O2. कलर है क्या इन गैसेस का? हाँ सर, NO2 का कलर है ब्राउन. O2 का कलर क्या है? O2 का तो सर कोई कलर नहीं होता सर. मैं सांस लेता हूँ ऑक्सीजन, मेरे को किसी कलर की दिखाई नहीं देती सर. गुड गुड. इसमें से एसिडिक गैस कौन सी है? O2 है क्या? क्या बात कर रहे हो सर? O2 तो न्यूट्रल गैस है सर ना, मैं इनहेल कर रहा हूं सर. वो कैसे एसिडिक हो सकती है? NO2 एसिडिक है क्या? ऑब्वियसली सर. और कोई गैस कौन सी है? गैस ही दो थी सर, NO2 और O2. O2 को आप मना कर रहे हो. एसिडिक गैस कौन सी है? NO2. अच्छा, इतना दिमाग है आप में. मैं पूछूं आपसे एक सवाल. PbNO3 होल ट्वाइस का कलर क्या बताया था अभी? PbNO3 होल ट्वाइस का कलर, लेड नाइट्रेट का कलर व्हाइट बताया था सर. और वो जो PbO बना वो, उसका कलर बता दो. येलो. येलो. गुड. कर लोगे? हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ो. ये तो ही थर्मल. अब आगे बढ़ते हैं. लाइट वाली रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन. ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट का इस्तेमाल हुआ है ताकि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना दे. हीट का इस्तेमाल करोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और लाइट का इस्तेमाल करोगे तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. बात क्लियर है? बात क्लियर है. और आगे इलेक्ट्रोलिटिक आया तो सर करंट दूंगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन सर. चलो कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं जिसमें लाइट देने से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए. देखो, एक रिएक्टेंट है AgCl. इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड. ठीक है. इसको जब लाइट मिलती है, धूप, सनलाइट, तब ये Ag में, AgCl Ag में और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है. देखो, Cl तो नेचर में होता नहीं ना, Cl2 होता है, इसलिए मैंने Cl2 लिखा है. Cl2 गैस होती है सर. और क्लोरीन सर इतना नॉर्मल गैस है सर. क्लोरीन का जो कलर होता है वो सर येलोइश ग्रीन होता है सर. क्लोरीन, क्लोरस, क्लोरोफिल, है ना सर, इनका कलर सेम होता है सर, येलोइश ग्रीन. क्लोरोफिल का पिगमेंट कलर आप जानते हो, और क्लोरीन का सेम कलर है, तभी इनका नाम मिलता जुलता है. ठीक है. चलो कलर जाए भाड़ में, अभी वो बात नहीं है. बात ये है कि AgCl को मैंने सनलाइट दिया, Ag और Cl2 में टूटा. क्या डिकम्पोजिशन है? यस सर. एक रिएक्टेंट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स. एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं. AgBr, जिसे बोलते हैं सिल्वर. Br मतलब ब्रोमाइड. इसको सनलाइट मिली अगर, धूप, तो Ag में और Br2 में टूट जाता है. Br2 कौन सी कलर का होता है? Br2 होता है रेडिश ब्राउन. कलर जाए अभी कलर जाए भाड़ में. अभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. AgCl को तोड़ूंगा, Ag प्लस Cl2. AgBr को तोड़ूंगा, Ag प्लस Br2. डिकम्पोजिशन है क्या? हाँ सर. एक रिएक्टेंट है सर, 2 प्रोडक्ट हैं, डिकम्पोजिशन है सर. ओके. आपके सामने एक्टिविटी दिखाई भी रखी है. देखो पिक्चर, अगर आप देख पा रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है. तो ये है AgBr के क्रिस्टल्स. यहां से ही धूप, सूरज की रोशनी आई, जादू की तरह इनकी लाइट चसी. क्या करो, लाइट इस पे गिरी और AgBr टूट गया. किसमें? Ag में और Br2 में. तो ये बन गए Ag के क्रिस्टल्स और ये हो गई Br2. ये रेडिश ब्राउन गैस है.
ठीक है, अगर आप एक चीज और कर सके तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों रिएक्शन सेम सी दिख रही है ना। इसका कलर व्हाइट होता है AgCl का, व्हाइट, और AgBr जो होता है वो लाइट येलो होता है, पेल येलो कलर, हल्का सा पीला कलर होता है AgBr का, और AgCl होता है व्हाइट। बाकी देखो फॉर्मूला वाइज आपको सेम सा ही लग रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर आपके सामने AgCl हो और मैं उसमें सनलाइट डाल दूं तो क्या वो Ag और Cl2 में टूट रहा है? यस सर। AgBr को अगर मैं सनलाइट दे दूं, Ag और Br2 में टूट रहा है? यस सर। ये कलर वगैरह मैं आपको बता चुका, ठीक है। कर लोगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात और बताऊं आपको, सुन लो सुन लो, जो फोटोग्राफी होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट, भिड़े के जमाने वाली ब्लैक एंड व्हाइट, वो जो है वो AgBr इस्तेमाल होता है उसमें। क्वेश्चन सुनो पहले, एक ऐसा सब्सटेंस बताओ जो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, दीवारों को सफेद करने के काम आता है। बताओ क्या केमिकल बताया था, याद है? CaO। क्या बताया था? CaO। उसका नाम क्या बताया था? कौन सा लाइन? क्विक क्विक, यस, क्विक लाइन। क्या नाम बताया था? क्विक लाइन। ऐसा सब्सटेंस बताओ जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी, भिड़े के जमाने की जो फोटोग्राफी होती थी, मतलब रंगीन नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें क्या होता है? AgBr। अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे तो मैं बोल रहा हूं, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसपे फोटो डेवलप होती है वो AgBr होता है। चलो छोड़ो, याद रख लोगे AgBr इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मैं लिख देता हूं, ये जो AgBr है ये ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? टफ नहीं है जी। कॉम्बिनेशन आती है, रिएक्शन आ गई सर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुए एक प्रोडक्ट, गुड। डिकम्पोजिशन, अरे सर एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट, गुड। डिकम्पोजिशन की टाइप है क्या? यस सर, 3 टाइप है। कौन सी चाहिए आपको? लाइट वाली, फोटो वाली? लाइट वाली, फोटो वाली, मतलब लाइट फोटो तो एक ही है ना। हाँ सर, मैं क्या कह रहा हूं, लाइट वाली, फोटो वाली एक टाइप, वो हीट वाली सर, और करंट वाली। हम कौन कौन सी पढ़ चुके, कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? हीट वाली, लाइट वाली। अब पढ़ते हैं करंट वाली, आओ। तीसरी टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पिक्चर से नहीं घबराना, नो 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 नो, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन इस बार हीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है ऐसा करने के लिए, लाइट का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, करंट का इस्तेमाल। मतलब ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which electrical energy is absorbed by single reactant to decompose into products। इस बार रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए हीट नहीं चाहिए थी, लाइट नहीं चाहिए थी, करंट चाहिए था, तो वो हो गई इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा वो है NaCl, अगर आपने सुना हो, वो भी मोल्टन, पिघला हुआ नमक, नमक, नमक जानते हैं ना, पिघला हुआ, इसको फ्यूज्ड भी बोलते हैं, फ्यूज्ड। जब इसको आप करंट देते हो तब ये Na में और Cl2 में टूट जाता है। जैसे AgCl था ना, Ag में और Cl2 में, वैसे NaCl है, Na और Cl2 में टूट जाता है। या कोई एग्जांपल देखना हो, पानी है, वाटर, वाटर को जब करंट देते हैं तो दो गैस बना के देता है आपको, H2 और O2। ये भी डिकम्पोजिशन है ना, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट आया। तो मैं आपको ना नीचे जो एग्जांपल लिखा है मैंने ये वाला, उसको एक पिक्चर में दिखाता हूं, देखो आपके सामने है। अब ऐसा नहीं होता कि एक मग्गे में पानी लिया और उसमें तार छोड़ दी करंट की और हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सत्यानाश हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हुई है, ध्यान से देख। आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, एक बीकर है, बीकर में पानी को भरा, और पानी भरने के बाद देखो इसमें आपको दो रोड दिखाई दे रही हैं, प्लेटिनम की दो रोड हैं। आपने सुना होगा वर्ड एनोड कैथोड, एक को एनोड बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पानी था इसमें करंट गया,
पानी में जब करंट गया, आप जानते हैं बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया और जब इस रोड में आया तो पानी को करंट जब मिला तो पानी ने रिएक्शन कर ली, ये वाली H2O गिव्स अस H2 प्लस O2। ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। मैं टर्मिनल सही कर देता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस वाली जो रोड है उसे बोलते हैं एनोड, हम किसी चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, फिलहाल अभी याद रखो। माइनस वाली रोड को बोलते हैं कैथोड, आपने पहले भी सुन रखा है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो आपको कैथोड के पास मिलती है। हाइड्रोजन कहां जाती है, कौन सी रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। और ऑक्सीजन कहां जाती है, एनोड की तरफ। पूछे जाने पर बताना है, अगर पूछे तो। पानी को करंट दिया, पानी टूटा, पानी टूटा मतलब डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये गैस बाहर निकल रही होंगी ऐसे, इस बीकर में इमेजिन को ऐसे निकल रही होंगी। तो इसमें दो रोड है, तो हाइड्रोजन कैथोड की साइड से निकली है, कैथोड पर साइन है माइनस। हाइड्रोजन खुद कौन से नेचर की होती है, पॉजिटिव नेचर की, H प्लस याद करो, O माइनस याद करो, तो जो माइनस है वो प्लस रोड की तरफ जाएगा, यानी एनोड की तरफ। ऑक्सीजन माइनस नेचर का है, वो प्लस रोड की तरफ जाएगा, एनोड एनोड। और हाइड्रोजन प्लस नेचर का है, वो माइनस रोड की तरफ जाएगा, कैथोड। पूछेगा तो जवाब है सर, हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पर, कैथोड की तरफ से निकलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ से। याद कैसे किया जी आपने, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना, देखो उसके लिए पहले ये याद करना होता है कि एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस। अब ये कैसे याद किया कि कौन सी रोड से कौन सी गैस निकल रही है। दो गैस बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कौन सा है, प्लस है कि माइनस है, हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, वैलेंसी क्या है, जो भी आपने 9th में पढ़ा है सर, प्लस चार्ज, प्लस सुना हुआ है सर। तो प्लस प्लस रोड की तरफ भागेगा कि प्लस माइनस रोड की तरफ भागेगा। अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस है, हाँ सर, वो तो माइनस की तरफ भागेगा सर, और माइनस कैथोड है, हाँ सर, याद हो गया सर, हाइड्रोजन कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन एनोड की तरफ कि कैथोड की तरफ। सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है माइनस का, माइनस साइन देखा है सर मैंने उसके ऊपर, और माइनस भागेगा प्लस की तरफ। अरे सर, अरे सर, प्लस रोड तो एनोड होता है, ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ से निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट, पूछे जाने पर बोलो। ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है एक, कि जो आपको हाइड्रोजन और क्या मिला है, ऑक्सीजन, उसका रेशियो बता सकते हो कितना कितना मिला है। तो बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल बता सकता हूं। रिएक्शन क्या है सर, रिएक्शन है H2O गिव्स अस H2 प्लस O2। एक H2 है एक O2 है, ऐसा नहीं है, बैलेंस करना होगा तभी पता लगेगा कितना कितना मिल रहा है। मेरी बात समझे, अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना कितना मिला है, तो पहले देख लेते हैं बराबर करके कितना मिला है। H यहां 2 है, यहां भी 2 है, O यहां 1 है, यहां 2 है, तो यहां 2 कर दिया, O 2, ये भी 2। फिर से देखो H कितने हो गए, अब 4, यहां कितने हैं 2, बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर दिया, 4 4 बराबर। O कितने हैं 2, यहां कितने हैं 2। अब देखो हाइड्रोजन 2 है, H2 2 बन रहा है, और ऑक्सीजन 1 बन रहा है, तो रेशियो क्या हुआ, 2:2। 2 H2 बन रहा है और 1 O2 बन रहा है। ये कैसे पता लगा, बैलेंस करके, चेक करो। आया आया जी, पूछू सवाल, पूछूं। पानी को डिकम्पोज करने पर कौन सी दो गैस मिलती है सर, पानी H2O। अरे सर क्या क्वेश्चन पूछा सर, H2 और O2, अच्छा गुड। H2 कौन सी रोड की तरफ से निकलेगी और O2 कौन सी रोड की तरफ निकलेगी। H2 सर अभी मैंने जैसा आपको बताया प्लस नेचर का होता है, वो माइनस रोड की तरफ भागेगी, कैथोड की तरफ से निकलेगी सर। और ऑक्सीजन सर माइनस नेचर की होती है, प्लस रोड, एनोड की तरफ से निकलेगी, ठीक है जी। क्या बराबर बराबर निकलेगी, आप कहोगे नहीं सर। जब मैंने बैलेंस किया तो मैंने पाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना बन रहा है सर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ सर, 2:1। बोलो भाई,
क्लियर है क्या? ये तीसरी टाइप बी, यही बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलो अब अगली टाइप पे चलते हैं। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन में मैग्नीशियम रिबन इंपॉर्टेंट है, चूना इंपॉर्टेंट है, और फिर पढ़ा डीकम्पोजिशन। उसकी टाइप ही तीन है, थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल हीट वाली थी, उसको फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स, लेड नाइट्रेट वाइट कलर के। ये याद किया सर? वो मैं रिएक्शन याद कर लूंगा सर, गुड। और फिर आया फोटो, फोटो में AgCl था, AgBr था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन इस्तेमाल होता है? AgBr। और व्हाइट वॉशिंग में सर CaO। इतनी बार पूछोगे सर, ठीक है। फिर आया ये करंट वाला, पानी वाला केस इंपॉर्टेंट है। पानी को जब डिकम्पोज करते हैं तो कौन कौन सी गैस मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब अगली टाइप पे पढ़ते हैं, बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप इसका नाम कर पाए। समझाता हूं, नाम से क्लियर हो रहा है ये भी। तो क्या होगा, मेरे पास एक झुंड होगा, मेरे पास एक झुंड होगा से AB, दो जनों का झुंड है। मैंने उसमें कुछ C डाला, हुआ क्या कि C गया B के पास, बोला भाग यहां से। मैं जाऊंगा A के पास, तू साइड में हो ले। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ऐसा तो रियल में कुछ केस एग्जांपल नहीं है, मैंने तो ऐसे लेटर्स यूज कर दिया आपको कुछ समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूं C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, C ने B की जगह ले ली, C ने B को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते। C जरूर B से बहुत एक्टिव रहा होगा, इसलिए B को उसने धक्का मार दिया, तू निकल, मैं आऊंगा यहां पे। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, जगह ले लेता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कंपाउंड में से। बी AB में प्रेजेंट था, AB कंपाउंड में B था, C आया B को हटा दिया, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक हाईली एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से, उसके सॉल्यूशन में से, उसके झुंड में से। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। NaMgCl2, Na ने Mg की जगह ले ली अगर, तो क्या आपको क्लियर है? NaCl प्लस Mg। अब ये मत बोलना NaCl2 क्यों नहीं बनाया, Mg की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 है, Na की 1 होती। आप ये समझो कि Na Mg की जगह आया और ये बन गया। Zn Fe की जगह अगर चला गया तो क्या बनेगा सर? ZnSO4 और Fe अलग हो जाएगा। अगर Fe Cu की जगह पे गया तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। पहले ये 3 एग्जांपल देखो, आप समझ पा रहे हो यहां क्या हो रहा है। अभी नहीं कह रहा हूं याद करने के लिए कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 इक्वेशन लिख दी है, आपको समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट है। ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है क्योंकि यहां प्रोडक्ट 2 हैं, ये डीकंपोजिशन तो नहीं है, यहां रिएक्टेंट 2 हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें Na ने Mg की जगह ले ली, इसमें Zn ने Fe की जगह ले ली, इसमें Fe ने Cu की जगह ले ली। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि Na Mg से ज्यादा एक्टिव है तभी जगह ले ली, Zn Fe से ज्यादा एक्टिव है तभी जगह ले ली, Fe Cu से ज्यादा एक्टिव है तभी जगह ले ली। अब बच्चा बोलेगा सर अगर मेरे सामने इक्वेशन लिखी होगी मैं जरूर बता दूंगा, इसको नहीं बता रहा हूं अभी, पहले 3 एग्जांपल। इस रिएक्शन को देख के तो मैं बता दूंगा ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, होना भी चाहिए। क्या है बच्चे? मैं ही बता देता हूँ क्या सवाल होना चाहिए। आपका सवाल होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा एक्टिव है?
कैसे पता चलेगा सर कि NaMg से ज्यादा एक्टिव है, या ZnFe से ज्यादा एक्टिव है, या FeCu से ज्यादा एक्टिव है? उसके लिए आपको याद करनी पड़ती है एक एक्टिविटी सीरीज। मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। आपको मेरे साथ एक राइम बोलनी है, फिर मैं एलिमेंट लिखता जाऊंगा। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जीरा फेंक कर पकाता है, कौन है जी आगे आओ। दिखाई दे रहा है? काशीनाथ का माली आलू जीरा फेंक कर पकाता है, कौन है आगे आओ। ऐसे याद कर लो। अब सर ये लिखकर बताना क्या चाहते हो? बताना ही चाहता हूं कि पहले तो हाइड्रोजन को मार्क करो। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि मोस्ट एक्टिव है। और इस लिस्ट में Au लीस्ट एक्टिव है। आप कोई दो एलिमेंट उठाओ, जैसे Na और Mg, तो Na ये रहा, Mg ये रहा। बताओ Na ज्यादा एक्टिव है कि Mg? एक्टिव ऊपर होगा, मोर एक्टिव एलिमेंट ऊपर होगा। समझ में आ रहा? जितना ऊपर होगा उतना एक्टिव होगा। बताओ Na और Mg में ऊपर कौन आता है? Na। तो Na ने Mg को डिस्प्लेस कर दिया। क्या Mg Na को डिस्प्लेस कर पाता? नहीं कर पाता सर, क्योंकि Mg लेस एक्टिव है, Mg नीचे है। जो एलिमेंट जितना ऊपर होता है सर वो उतना एक्टिव होता है, और वही दूसरों को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या FeCu को डिस्प्लेस कर सकता है? यस सर। Fe जो है वो Cu से ऊपर आता है। जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। आप ये याद करो। इस पर मैं आता हूं। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ये देखो, मैंने लिखा Al प्लस NaCl। तो आप कहोगे सर ये रिएक्शन नहीं हो सकती। मैं कहूंगा भाई क्यों नहीं हो सकती? तो तुम कहोगे Al लेस एक्टिव है सर, और Na मोर एक्टिव है सर। लेस एक्टिव मोर एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिवर्स होता है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो क्या रिएक्शन हो जाती? हां सर, Na Al की जगह आ जाता और Al अलग हो जाता, क्योंकि Na मोर एक्टिव है और Al लेस एक्टिव है। एक मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? आया समझ में? आपके सामने रिएक्शंस होंगी, अब बता दोगे डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? कैसे बताओगे? जो मोर एक्टिव मेटल होगा, जो मोर एक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस एक्टिव मेटल को। लेस एक्टिव मेटल कभी भी मोर एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब आओ इस पे वापस। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट? मैं चाहता हूं एक स्पेशल केस आप याद करो, अगले चैप्टर है उसमें भी ये आएगा। वो ये रिएक्शन है, ये वाली। क्या Al Fe को डिस्प्लेस कर सकता है? लुक एट दिस। क्या Al Fe को डिस्प्लेस कर सकता है? सर काशीनाथ का माली आलू जीरा फेंक कर पकाता है। यस, Al तो ऊपर आ गया, फेंक कर Fe नीचे है। यस सर, Al Fe को डिस्प्लेस कर सकता है। Al हुआ मोर एक्टिव Fe से, तो Al Fe को डिस्प्लेस कर देगा, Al Fe की जगह पे आ जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन, स्पेशल इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में, ये वाली रिएक्शन। फिलहाल फोकस इस पे करो, कब डिस्प्लेसमेंट होगी कब नहीं होगी मैं रिएक्शन को देखकर बता दूं। मैं बता दूंगा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही और रिएक्शन क्यों हो रही है, मैं बता दूंगा। सर कैसे बता दोगे? सर मेरे को ना एक्टिविटी सीरीज याद करनी है। बस इतना याद करना है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। ऊपर वाला मोर एक्टिव होगा, वो नीचे वाला यानी लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकेगा। सर ये मेरे को करना है, और इसके लिए आप राइम बता ही रहे हो, काशीनाथ का माली। काशीनाथ का माली लिख लेना, नहीं पता है तो। आलू जीरा फेंक कर पकाता है, कौन है आगे आओ।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। जितना ऊपर जो है वो उतना एक्टिव है। सबसे एक्टिव कौन? पोटेशियम। सबसे घटिया एक्टिव कौन? लीस्ट एक्टिव, गोल्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सामने, ध्यान से देखना, पिक्चर है। वो पिक्चर है कॉपर सल्फेट की। किसकी? कॉपर सल्फेट की। ठीक है, उसमें ना आयरन डाल दिया, आयरन की नेल यानी Fe। पहले मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? झुंड में Cu है, क्या Fe उसको डिस्प्लेस कर सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि Fe Cu से मोर एक्टिव है। काशीनाथ का माली आलू जीरा फेंक के Fe पकाता है। कौन है? Cu नीचे है, Fe ऊपर है। Fe मोर एक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। Fe Cu की जगह पर आकर क्या बना लेगा? FeSO4 और Cu अकेला हो जाएगा। यस सर, रिएक्शन होगी। तो कॉपर सल्फेट आपको बताया कि ब्लू कलर का है। कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। उसमें आयरन ने डाला, लोहे की कील डाली, तो क्या हुआ? जो नीला कलर था कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे फेड होने लगा, हल्का होने लगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन हो रही होगी। ये रही। फाइनली वो ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। बात समझ में आ गई? तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस आयरन नेल के ऊपर ये ब्राउन ब्राउन क्या है? तो सर ये जो कॉपर अलग हुआ है ना, वो है ये। अलग हो गया ना कॉपर, कॉपर सल्फेट में से। अब देखो सवाल, देखो इसने क्या पूछा। वट आर द ऑब्जर्वेशन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट? बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। तो क्या आप ये बता सकते हो? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। और ये बता सकते हो कौन से कलर का हो गया? एंड फाइनली बिकम्स लाइट ग्रीन। और एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ब्राउन लेयर है वो डिपॉजिट हो रही है आयरन नेल के ऊपर। पहले फिलहाल ये देखो, जो दो लाइनें मैंने लिखी हैं वो आपको उस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। रिएक्शन पूछे तो रिएक्शन बता दोगे? बिल्कुल बता दूंगा सर। आप कह रहे हो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, उसमें आपने आयरन नेल डाली है। हाँ बिल्कुल, लोहा डाला है, लोहे की कील। तो आयरन मोर एक्टिव होता है सर। मैंने राइम से याद कर रखा है, एक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर आता है, Cu नीचे आता है। तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा सर। तो क्या बना देगा? FeSO4, Cu अकेला हो जाएगा। FeSO4 कौन से कलर का होता है? लाइट ग्रीन, हल्का हरा कलर होता है। बहुत आसान है यार डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट में ये देखना है कि जो अकेला एलिमेंट लिखा हुआ है वो मोर एक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। एक सवाल पूछूं आपसे, ये सामने एक्टिविटी सीरीज रख लेता हूं पहले आपके। ये अगर आपके पास एल्यूमिनियम का बर्तन हो, किसका बर्तन हो, ध्यान से सुनना, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। एल्यूमिनियम का बर्तन हो, ये मेरा हाथ समझ लो बर्तन है, एल्यूमिनियम का बर्तन है। तो क्या मैं उसमें सोडियम का सॉल्यूशन रख सकता हूं? चलो मैं पूरा बोल देता हूं। मेरे पास एल्यूमिनियम का बर्तन है, क्या उसमें मैं NaCl रख सकता हूं? क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में दिखाई दे रहा है? यस, NaCl रख सकता हूं सर। रख सकते हो नहीं रख सकते हो बाद में देखते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक लगाते हैं। Na मोर एक्टिव है कि Al मोर एक्टिव है? बोलो, देखो सीरीज। Al मोर एक्टिव है कि Na ना, तो रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो यस सर रख सकते हैं। कि अगर किसी बर्तन में आप कुछ रख रहे हो तो स्टोर करने के लिए रख रहे होगे, तो रिएक्शन नहीं हो रही है तो आप रख सकते हो। अब मैं उल्टा करता हूं। उल्टा मतलब, अब मान लो बर्तन मेरे पास जो है वो Na का है, हालांकि ऐसा कोई बर्तन नहीं है, फिर भी मान लो Na का बर्तन है और उसमें AlCl3 डालना है। मतलब मेरे पास Na का बर्तन है और उसमें AlCl3 डालना है। बताओ Na ज्यादा एक्टिव है कि Al ज्यादा एक्टिव है? Na। Al नीचे आता है, तो रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, NaAl की जगह आ जाएगा, NaCl हो जाएगा, Al अलग हो जाएगा। ये तो रिएक्शन हो गई, तो नहीं रख सकते, स्टोर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया?
बात क्लियर? अगर रिएक्शन हो रही है बर्तन के और केमिकल के बीच में तो फिर स्टोर करने का फायदा नहीं है, केमिकल खराब हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है जी, ये सब था। मतलब आप एक रिएक्शन को देखकर बता दोगे अब कि डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। सिंग अ सॉन्ग विद मी, 1 2 3। काशीनाथ का माली आलू जीरा फेंक कर पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। याद करने का फायदा है, ऊपर वाले मोर एक्टिव, नीचे वाले लेस एक्टिव। मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, लेस एक्टिव मेटल मोर एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी और ये क्यों हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में एक काइंड और है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसकी बात करके टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगी और फिर हम क्लोज हैं चैप्टर को खत्म करने में। देखो कितनी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें जो हैं मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यह एहसास दिला सकूं कि बहुत आसान है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब? सुन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक सॉल्यूशन होता था, एक फॉर्मूला होता था और एक एलिमेंट अकेला होता था। एक सॉल्यूशन होता था, एक एलिमेंट अकेला होता था। अकेला एटम जो होता था वो मोर एक्टिव होता था, वो आता था लेस एक्टिव को हटा देता था और खुद का सॉल्यूशन बना लेता था, डिस्प्लेस। अगर मैं दोनों ही सॉल्यूशन ले लूं, दोनों ही, तो दोनों मेटल जो होंगे वो एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, देखना ध्यान से। ए बी और सी डी आपस में डाला, तो मैंने क्या किया, बी को डी से डिस्प्लेस कर दिया। देखो अब ए के साथ बी नहीं है, ए के साथ डी है, और सी के साथ डी नहीं है, सी के साथ बी है। अब ये मत बोलना कि बी और डी को क्यों कर रहे हो, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये आपको समझ में आ रहा है क्या? पहले ए के साथ बी था, अब ए के साथ डी है, यानी बी को डिस्प्लेस कर दिया गया है, डी आ गया उसकी जगह। और सी के साथ डी था, अब सी के साथ बी है, अब डी की जगह बी आ गया, यानी दोनों एटम ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। जब दो एटम्स, दो सॉल्यूशन के दो एटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, एक दूसरे की जगह आ जाएंगे, तो वो है डबल डिस्प्लेस। एग्जांपल तो समझाऊं, ज्यादा समझ में आएगा। ये देख, मेरे पास है NaCl, मैंने इसमें डाला BaSO4, या मैं इसमें डाल देता हूं, या ऐसे लिख देता हूं, पहले बिल्कुल सिंपल करते हैं। मैंने लिया Na2SO4, इसमें डाल दिया BaCl2। अब देखना, मैंने Na और Ba को एक्सचेंज करना है, तो Ba आ जाएगा Na की जगह, तो बन जाएगा BaSO4, और Na चला जाएगा Ba की जगह, तो बन जाएगा NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कोई और एग्जांपल लेना है? कोई और ले लेते हैं। ये देखो, मैंने लिया यहां पे AlOH होल थ्राइस, यहां लिया NaCl। तो Al और Na एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे क्या? पूछने की क्या बात है सर, दो सॉल्यूशन है तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है कौन मोर एक्टिव है कौन लेस एक्टिव है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। Al आ जाएगा Na की जगह, तो बन जाएगा AlCl3, और Na आ जाएगा Al की जगह OH के साथ, हो जाएगा Na। देखो ये है डबल डिस्प्लेस। बोलो, तो क्या डेफिनेशन क्लियर है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू एक्वस सॉल्यूशंस exchange their ions, exchange their atoms, their ions to form new compounds, डबल डिस्प्लेस। और इसमें मैटर नहीं करता कौन मोर एक्टिव है कौन लेस एक्टिव है, कि दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों एक दूसरे की जगह आना चाहते हैं बस। ठीक है, देखो एक बार, एक पिक्चर दिखा रखी है तुम्हें, PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें Ki डाला, तो Pb और K को डिस्प्लेस करवा दो, Pb आ जाएगा K की जगह, यानी I के साथ Pb आ जाएगा, तो ये देखो PbI2, और K आ जाएगा Pb की जगह, यानी NO3 के साथ K आ जाएगा KNO3। तो ये है डबल डिस्प्लेस। अब सवाल पूछा है क्या ये प्रेसिपिटेशन भी है?
तुम कहोगे यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, नीचे बैठेगा। गैस होती है ऊपर चली जाती है, लिक्विड होती है तो घुली घुलाई है, सॉलिड है तो नीचे बैठ जाती है। क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? तो कह देना यस। अभी समझाता हूं मैं आपको, और कोई और एग्जाम्पल भी पूछा है। फिलहाल मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? फिलहाल इस पॉइंट पर आते हैं। पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तुम कहना कि सर, जब दो एक्वस सॉल्यूशंस आपस में मिक्स करते हैं और ऐसा करने से अगर कोई सॉलिड मास नीचे बैठा मिले, सेटल डाउन मिले, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं सर। मतलब व्हेन टू aqueous solutions are mixed, then an insoluble solid mass can be formed which settles down। ठीक है, जो नीचे बैठ जाता है। और इसी सॉलिड चीज को जो नीचे बैठ जाता है उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो। अभी एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा कि PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें KI डालो तो क्या होगा? PB K एक दूसरे की जगह ले लेंगे, PB आ जाएगा K की जगह, यानी PB आ जाएगा I के साथ, तो PbI2, वो तो PB की वैलेंसी 2 होती है इसलिए I के नीचे 2 लिखा हुआ है, प्लस K आ जाएगा PB की जगह यानी NO3 के साथ, KNO3। PbI2 नीचे बैठ जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन बना, बता सकते हो? इसमें प्रेसिपिटेट बना PbI2। तो ये तो याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट थोड़ी याद करने हैं, एक्सचेंज ही तो हो रहा है। याद ये करना है कि प्रेसिपिटेट कौन से कलर का है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, बताओ क्या इसको कंप्लीट कर सकते हो? कर सकता हूं सर। Na और Ba एक दूसरे की जगह लाने हैं, कर सकते हो कंप्लीट? क्या बनेगा बताओ? पर Na जब Ba की जगह पर आएगा तो NaCl, और जब Ba जाएगा Na की जगह तो BaSO4। BaSO4 प्रेसिपिटेट बनाता है सर, व्हाइट कलर का। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट में PPT बनता है, जिसमें भी बन जाए वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। और मैं चाहता हूं ये दो तो याद ही करो यार, येलो PPT और व्हाइट PPT। आया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट से हटके सोचो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने। अरे सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? अरे प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस तो नीचे बैठ गया। नींबू पानी बनाया है तो नींबू निचोड़ा है। कई बार बीज गिर जाता है पानी में, तो बीज नीचे जाके बैठ गया। इस तरह से बैठता है। मैं उसको PPT प्रेसिपिटेट नहीं कह रहा हूं, वो तो केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुई और चीज जाके नीचे बैठ जाए तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उस सब्सटेंस जो नीचे बैठा है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। हो जाएगा तुम्हें, मुझे लगता है कर लोगे तो। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, ध्यान से अगर आप देख रहे हो और जो समझ में ना आए उसको दोबारा देखना, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो ये कुछ हैं प्रेसिपिटेट्स, जितने कर लो उतने बढ़िया। नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप 2 प्रेसिपिटेट याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में काम चल जाएगा आपका। फिलहाल येलो PPT में 2 PPT आप याद कर सकते हो, PbI2 लेड आयोडाइड और सिल्वर का, येलो होता है। अगर कोई नहीं मैं तो व्हाइट वाले करूंगा, तो व्हाइट वाले देखो ये 3 फेमस हैं 10th क्लास में। ये लाइट येलो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ब्लैक PPT याद कर सकते हो, ब्लू PPT याद कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, रेडिश ब्राउन कर सकते हो, आपके ऊपर है। PPT है ये।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर रेडिश ब्राउन कलर की चीज पीपीटी होती है, ये वाला जो रेडिश ब्राउन है ये पीपीटी होता है। ये जो कर सके वो करना, जिसको सारा चैप्टर आता है वही यहां पर दिमाग लगाना, नहीं तो ये कंपल्शन नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी मेमोरी पावर अच्छी है, जो चाहते हैं प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा और डिस्कवर करना, तो मैं चाहता हूं वो ये याद करने, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये दो एग्जाम्पल काफी हैं, इन्हीं दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब हम पहुंचते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस से आगे। एक रिएक्शन आती है बच्चों जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं शुरू करते हैं, और जब आप 11th में हो जाओगे तो इस पर एक सेपरेट यूनिट भी है, ठीक है। फिलहाल उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, फिलहाल 10th की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन हो रहा है, आरईडी, रिडॉक्स में आरईडी है, और ओएक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ये क्या है बताएंगे, फिलहाल रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। आरईडी मतलब रिडक्शन, ओएक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो सर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है बता रहे? सांस लो, सांस लेना भी रिडॉक्स है। देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन का आ जाना, ऑक्सीजन का आ जाना ऑक्सीडेशन है। यानी कोई फॉर्मूला है, कोई केमिकल है, उसमें मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। हमारे अंदर ऑक्सीजन आ गई तो हमारे अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन आए, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आता नहीं दिख रहा तो जाता हुआ दिखना चाहिए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आना हो या हाइड्रोजन का जाना हो, हाइड्रोजन तेरे को तो जाना होगा भैया, तो वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। समझ गया ना किसको जाना होगा? मतलब इधर चैप्टर में ऑक्सीजन का आना हो या हाइड्रोजन जाना हो, वो ऑक्सीडेशन होता है। ये भी बताता हूं इलेक्ट्रॉन वाला। फिलहाल रिडक्शन पे चलते हैं। रिडक्शन जो उल्टा है, ऑक्सीजन का जाना हो, हाइड्रोजन का आना हो, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का उल्टा। अब सर इलेक्ट्रॉन वाली क्या कहानी है? देखो 10th बोर्ड में तो नहीं पूछता है, लेकिन मैं चाहता नहीं कोई रिस्क रहे, हो सकता है एक नया सवाल देखने को मिले। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो तो रिडक्शन। ये क्या अजीब बात बोल दी सर आपने? देखो मैं चाहूं तो कनेक्ट कर सकता हूं इसको ऐसे कि देखो जब ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आता है, जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन की जो चाहत है, एटॉमिक नंबर 8, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, वो चाहता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जब ऑक्सीजन किसी में आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन जब उसका इलेक्ट्रॉन खाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन में लॉस होता है। जब भी ऑक्सीजन आता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और जब भी हाइड्रोजन आता है इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन से कर सको तो ठीक, नहीं तो ऐसे याद कर लो, ऑक्सीजन का आना हो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का जाना हो, और रिडक्शन ऑक्सीजन का जाना हो हाइड्रोजन का आना हो, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना। C+O2, CO2, C में ऑक्सीजन आई है, तो यहां हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ C। किसी ने लिख दिया N2 + H2 NH3,
तो ये हाइड्रोजन का आना है N2 में, तो यहां ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, हाइड्रोजन आना तो क्या होता है, रिडक्शन। हमेशा रिएक्टेंट साइड को देखना है, उन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है या उन्हीं का ही रिडक्शन होता है। जैसे यहां ऑक्सीडेशन सी का हुआ है क्योंकि सी में O2 आ रहा है, और यहां रिडक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि H2 आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे जैसे ध्यान से देखना, मैंने लिखा MnO2 प्लस HCl, मैंने लिखा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। आप मुझे बता सकते हो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऐसा कुछ। तो आप देखो ऐसे करना है, जब आपको O2 H2 ना दिखाई देना सीधे, तो आपको रिएक्टेंट में ऐसे इसको अंडरलाइन करो पहले MnO2 को, और ये देखो MnO2 आगे जाके क्या बन रहा है, तो MnO2 आगे जाके बन रहा है MnCl2। पहले Mn के पास O हुआ करते, अब जब वो ये बना है, अब O नहीं है। सर यहां तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, लॉस हो रहा है, इसका मतलब MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। और आप HCl को देखो, ये HCl है, HCl आगे जाके क्या बन रहा है, HCl आगे जाके बन रहा है Cl2। HCl आगे जाके क्या बन रहा है, Cl2। तो पहले इसमें H हुआ करता, अब H नहीं है, या लॉस ऑफ H है, और जब H का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझाऊं, फिर से समझाता हूं एग्जांपल लेके। ये देखो, मैंने लिखा Mg प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2। तो देखो यहां Mg है, Mg आगे जाके क्या बन रहा है, MgSO4। पहले Mg के पास O नहीं था, अब O है, यानी यहां पर गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ Mg में तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जो H2SO4 बच गया उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो क्या बन रहा है, वो H2 बन रहा है। पहले H2SO4 में H के पास O हुआ करता, अब H के पास O यहां नहीं है, तो यहां पर लॉस हो रहा है O का, और O का लॉस होना मतलब O का जाना, और O का जाना मतलब रिडक्शन हो रहा है। हमेशा रिएक्टेंट साइड से आंसर लिखते हैं। बात क्लियर है? ये वाली पिक्चर देखो, एक CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहां किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, चेक करो। CuO में H2 आ रहा है तो साफ ही दिख रहा है, H2 का आना यानी CuO का रिडक्शन हो रहा है। सिंपल है। नहीं तो ऐसे देख लो, Cu आगे जाके क्या बन रहा है, Cu। पहले O हुआ करता Cu के पास, अब Cu अकेला है, यानी O का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब CuO का भाई रिडक्शन हो रहा है। तो H2 का क्या हो रहा है, H2 आगे जाके क्या बन रहा है, H2O। H2 के पास पहले O नहीं हुआ करते, अब हैं, यानी O आए हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। सीधे याद कर लो, अगर तुमने पता ये लगा लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, दूसरे वाले का उससे अलग ही हो रहा होगा। बात क्लियर है? क्लियर है, मजा आ रहा है, मतलब कर लेंगे। एक बार एग्जांपल देखो, क्या ये ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर की रिएक्शन है? हाँ सर, Cu में O2 आ रहा है, या आप ऐसे देख लो, CuO आगे जाके क्या बन रहा है, CuO। तो इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, यानी Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन होता है। सिंपल, याद कर लो, Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 का जो बच गया उसका रिडक्शन हो रहा है। हमेशा रिएक्टेंट साइड से बताना है। फिलहाल पर रिएक्शन में फोकस करते हैं। अब मान लो ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, अभी बताया,
CuO आगे जाके क्या बन रहा है? Cu। पहले O हुआ करते, अब नहीं है, यानी O चले गए। CuO का रिडक्शन हो रहा है इस एग्जांपल में, और H2 का अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो सीधे देखने की जरूरत ही नहीं है, H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सिंपल है, बात समझ में आई? अभी और वापिस आओ, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन जाए, एक ही बात है। और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन जाए या हाइड्रोजन आए, ठीक है। अगर आपने किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का ये बता दिया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का पक्का रिडक्शन हो रहा है, या अगर आपने ये बता दिया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का पक्का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताने का तरीका मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं कि वो क्या बन रहा है, फिर ये देखना होता है कि ओ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, सिंपल। अब आप एक चीज याद कर लो, यहां इसमें दो वर्ड आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बोलेगा अरे सर ये क्या बदल दिया आप, बताता हूं। अगर ये आपको पता चल रहा है कि कब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, अभी मैंने बताया जैसे यहां हम चेक कर रहे थे, तो अगर आपने ये पता लगा लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं समझाता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को इस चक्कर में रिड्यूस कर लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, इसको अलग से पढ़ना है अभी, ठीक है। अलग से समझना, जो पढ़ा है वो पढ़ा है अभी, ठीक है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाले दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज, वो सब्सटेंसेस जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे खुद को ऑक्सीडाइज करके। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है? अब एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। अभी एग्जांपल देखना, चलो ये ले लेते हैं पहले। पहले ये लिख लेते हैं, ये बताओ ये रिएक्शन है। मैं हाइपोथेटिकल कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, 10th लेवल पे रहना चाहता हूं। तो Zn आगे जाकर क्या बना है? ZnSO4। ये तो पता लगा लोगे ना वो क्या बना है। पहले इसके पास O नहीं थे, अब O हैं, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसका मतलब Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, H2SO4 के पास पहले O हुआ करते, वो आगे जाकर क्या बना? H2 बना। अब H2 के पास O नहीं है, O जा रहे हैं, लॉस ऑफ O। लॉस ऑफ O इसका मतलब जो H2SO4 है वो उसका रिडक्शन हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बात ठीक है कि Zn का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसने पक्का किसी को रिड्यूस किया होगा, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट में? वो स्पीसीज जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे खुद ऑक्सीडाइज होंगे, यानी जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज थोड़ी कर रहे होंगे, वो दूसरों को तो रिड्यूस कर रहे होंगे। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, हालांकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये, आप सीधे याद कर लो। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? और जिसका रिडक्शन हो रहा है H2SO4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ये इसको नोट कर लो, बहुत बार आया है सवाल ये। आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से देने हैं, ध्यान रखना। यहां सवाल है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कैसे करोगे? पहले आप ये पता लगाना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो तो पता लगाना आसान है। फिर एक बार ये पता लग जाएगा ना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन इस चैप्टर में भी है और आगे केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी है। यहां पढ़ लेंगे, वहां नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक तो एक ही बार पढ़ना है ना बच्चे। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मेटल्स की जिसमें आप देखोगे कि मेटल्स कुछ समय बाद अपनी चमक को खो देता है। उसका शाइनी सरफेस होता है, चमक होती है उसमें, तो धीरे धीरे चमक कम होने लग जाती है, फीका दिखने लग जाता है। और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, ताकत मेटल की, वो भी कमजोर होने लग जाती है। देखे होंगे आपने काफी मेटल्स ऐसे, लोहा खासकर, जंग लगना, उसे कोरोजन कहते हैं। इस फिनोमिना को, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल हवा की प्रेजेंस में, नमी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब मेटल को ऑक्सीजन मिलता है तो कोरोजन बोलते हैं उसको, मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। कोरोजन क्या है? एक फिनोमिना है जो कि बहुत धीरे धीरे होता है, जिसमें मेटल कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, स्पेसिफिकली एयर यानी ऑक्सीजन, वाटर यानी नमी, और अदर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से मेटल की शाइनी सरफेस और मेटल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसे कोरोजन कहते हैं। फिनोमिना ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इट्स कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड मे बी अदर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। इट इज स्लो बट स्टेडी प्रोसेस। ठीक है, कोरोजन, जंग लगना जिसे कहते हैं। अब काफी मेटल्स होते हैं जिनका कोरोजन होता है ना। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? अभी तो सर कोरोजन पढ़ रहे थे, आप रस्टिंग पर आ गए। अरे भाई, रस्टिंग स्पेशल वर्ड दिया जाता है जब लोहे पर जंग लगता है ना। मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, जब सिर्फ आप लोहे की बात करोगे तब आप रस्टिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रस्टिंग क्या है? जिसमें आयरन एयर के साथ, वाटर के साथ या कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो उससे कहते हैं लोहे पे जंग लग रहा है, लोहे की रस्टिंग हो रही। सिंपल शब्दों में कहूं, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बाय एयर एंड वाटर। हवा नमी की प्रेजेंस में लोहे पे जो देखने को मिल रहा है ना, जंग लगना जिसे कहते हैं, उसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग कोरोजन से अलग नहीं है। कोरोजन को ही रस्टिंग कहते हैं जब आप लोहे की बात करते हैं। मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन मेटल हमें जो देखने को मिलता है वो आयरन है, लोहा में बहुत जगह देखने को मिलता है, इसलिए हम रस्टिंग से उसको स्पेशली पढ़ते हैं, जंग लगाना, लोहे पे जंग लगाना। अब इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है देखो। एक ट्यूब है जिसमें हवा भी है, पानी भी है, लोहे की कील है, जंग लग गया। अब ये एक ट्यूब है, इसमें लोहे की कील है, जंग नहीं लगा हुआ है, तो इसमें पानी तो है, हवा नहीं पहुंच पा रही, तो इस पर जंग नहीं लगा। इस वाले ट्यूब को देखो, तीसरी ट्यूब को, इसमें सिर्फ हवा है, ड्राई एयर, कोई पानी नहीं है, कोई नमी नहीं है, क्योंकि ये जो CaCl2 है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अभी यहां लिखा है तो मैं आपको समझा देता हूं, अगले चैप्टर में बहुत स्पेशल है ये। CaCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को आने नहीं देगा। इस पे भी जंग नहीं लगा हुआ है। क्या समझ में आया? लोहे पे इसमें भी जंग नहीं लगा, इस वाली फिगर में भी जंग नहीं लगा, उधर ही क्यों जंग लगा? क्योंकि लोहे पे जंग लगाने के लिए हवा और पानी दोनों चाहिए। मतलब बोथ एयर एंड मॉइस्चर यानी वाटर आर रिक्वायर्ड
फॉर रस्टिंग। लोहे पे जंग लगाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, हवा भी और नमी भी। आप देख पा रहे हैं किसी फिगर में पानी है, हवा नहीं है, तो किसी फिगर में हवा है, पानी नहीं है, जंग नहीं लगा। लेकिन जिस फिगर में हवा पानी दोनों है उसमें जंग लग गया। ये भी खास बात है, आप ध्यान रखेंगे। कर लेंगे ना भाई, लोहे पे जंग लगाने के लिए हवा और नमी दोनों की जरूरत होती है। आइए, अब ये जो इसमें लिखा हुआ है यही सब बातें यहां बता रखी हैं। क्या बोला है कि एक टेस्ट ट्यूब ए ले लो, पानी से भर दो आधा। टेस्ट ट्यूब बी ले लो और उसको पानी से भर दो आधा, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो ताकि एयर ना आए। तीसरी वाली फिगर में कैल्शियम क्लोराइड डाल दो ताकि पानी ना पहुंचे। ऐसा तो क्या देखने को मिलता है? जंग सिर्फ उसमें लगा जिसमें हवा और पानी दोनों चाहिए। ठीक है, यही सब यहां बताया है। क्या लिखा कंक्लूजन में? एयर एंड वाटर बोथ आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। दोनों की जरूरत है, सिर्फ हवा से काम नहीं चलेगा और सिर्फ नमी से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलो अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोहे के अलावा 2-3 मेटल और याद करो जिन पे जंग लगता है, और सिर्फ इतना याद करो कौन सी कलर का जंग आता है। जैसे लोहे पे जब जंग लगता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अभी समझाता हूं, देखो। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे एल्यूमिनियम पे जंग लगता है। जब एल्यूमिनियम पे कैसे जंग लगता है कि एल्यूमिनियम को जब एयर मिलती है, ऑक्सीजन, तब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। व्हाइट कलर के धब्बे दिखते हैं एल्यूमिनियम के मेटल पे। ठीक है, ठीक है। कॉपर पे क्या होता है? कॉपर को हवा, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो बस कलर याद कर लेना। कॉपर पे जंग लगाने के लिए हवा नमी तो चाहिए लोहे की तरह, लेकिन CO2 भी चाहिए, हवा में CO2 भी होनी चाहिए। तो वो ग्रीन कलर का धब्बे कॉपर पे पड़ने शुरू होते हैं। कॉपर का जो बर्तन होता है उस पर ग्रीनिश आने लग जाता है, उसे कहते हैं कॉपर पे जंग लग रहा है। ये उसका फॉर्मूला होता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट, ग्रीन कलर का। और जो सिल्वर होता है वो ब्लैक हो जाता है, जो चांदी वगैरह होती है वो काली हो जाती है। चांदी पे भी जंग लगता है, लेकिन धीरे लगता है। कि चांदी आपने पढ़ा बहुत कम एक्टिव होता है, लेकिन जंग तो बच्चे उस पर भी लगता है। वो शाइनी सरफेस उसका धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और वो ब्लैक हो जाता है। सल्फर, तो जो एयर में सल्फर प्रेजेंट होता है गैस में, वो सल्फर सिल्वर को मिल जाए तो सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। क्या याद करोगे? एल्यूमिनियम व्हाइट हो जाता है जंग लगने पर, कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, जिंक होता है वो भी व्हाइट हो जाता है। अब स्टार क्यों लगा रखा है सुन लो। अभी क्या आपने सुना है कि एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स? तो बच्चा बोलेगा जब एल्यूमिनियम पे जंग लग जाता है तो उसके बर्तन क्यों बनाते हैं? बर्तन तो ऐसे हवा में रखते हैं, उस पर जंग लग जाएगा तो एल्यूमिनियम की खास बात पता है क्या है? एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाली सरफेस होती है सिर्फ उस पर जंग लगता है। मतलब सर समझा नहीं। तो एल्यूमिनियम का जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, सिर्फ वही ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद वो खुद ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। यानी एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है उस पर जब ऊपर से अटैक होता है ऊपर वाले सरफेस पर, तब उस पर जंग तो लग जाता है यहां पे, फिर वही वाला पोर्शन यानी Al2O3 बाकी एल्यूमिनियम को सेफ रखता है। ये खास बात है एल्यूमिनियम में, किसी और मेटल में देखने को नहीं मिलेगी ये, कि ऊपर वाला पोर्शन तो जंग खा रहा है लेकिन फिर वही जंग बाकी पोर्शन को बचा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम का कोरोजन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका अपर पार्ट कोरोड होता है, फिर वही अपर पार्ट कोरोड होकर जब ऑक्साइड बना लेता है Al2O3, वही Al2O3 बाकी Al को सुरक्षित रखता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, फिर बाकी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। दो बातें मैं बोल रहा हूं याद करने के लिए। लोहा जो होता है जंग लगने के बाद रेडिश ब्राउन हो जाता है, एल्यूमिनियम व्हाइट हो जाता है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, जिंक व्हाइट हो जाता है। याद कर लेना कलर, खासकर फॉर्मुला कर पाओ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कलर करना ही करना है, यहां से सवाल कलर पर आ सकता है। ठीक है भाई, चलो अब कोरोजन से बचा कैसे जाए, स्पेसिफिकली रस्टिंग से कैसे बचा जाए। रस्टिंग से बचने के
कुछ सिंपल तरीके होते हैं कि आप पेंट कर दो लोहे को, है ना, उसकी ऑयलिंग ग्रीजिंग कर दो तो ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो जंग नहीं लग पाता है। या प्लास्टिक की कोटिंग कर दो, जैसे बकेट्स पे रैक्स में होती है, तो वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, बोलो भाई, अगर ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर दें, अंदर जो मेटल होता है वो सेफ रहता है। इसको बैरियर मेथड बोलते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग। एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि जो लोहे की पाइप्स होती हैं उस पे ना जिंक की कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिंक की कोटिंग। उससे क्या होता है कि लोहा बचा रहता है, जंग लगता नहीं है उसमें। अब आप बोलोगे कि सर आयरन की ट्यूब हो, उस पे जिंक की कोटिंग कर दें अगर, आयरन कैसे सेफ है? जब तक यहां जिंक है तब तक लोहा सेफ है। मान लो क्रैक क्रूक आ गया और कोटिंग हट गई कहीं से, और लोहा आपका एक्सपोज हो गया, मतलब कोटिंग थी ऊपर, कहीं से कोटिंग हट गई और लोहा दिख रहा है, तब भी जंग नहीं लगेगा जब तक जिंक है। जिंक तब तक जहां है वहां उस पोर्शन पे, तब तक लोहा सेफ इसलिए है क्योंकि जिंक बहुत एक्टिव है, तो खुद ही रिएक्ट करता रहेगा, लोहे को रिएक्ट ही नहीं करने देगा। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे आयरन शीट्स, पाइप्स उसमें इस्तेमाल होता है। अलग से पूछते हैं व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, बोला भाई, आ गया? यह भी एक तरीका है। और सर, और देख लो, और तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करके भी उसको सुरक्षित कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में ध्यान रखना, बस यहां जिंक की कोटिंग के केस में ही गैल्वेनाइजेशन वर्ड यूज करना है। कोई और मेटल चढ़ा रहे हो तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे आपने आजकल सुना होगा व्हीकल्स वगैरह में क्रोमियम इस्तेमाल होता है, क्रोमियम प्लेटेड। ठीक है, टैप्स, जो टूटियां वगैरह होती हैं उस पर चुंबक चिपका के देखना, नहीं चिपकेगा, उसमें क्रोमियम की कोटिंग है उसके ऊपर। ठीक है, इससे ना लोहा सेफ रहता है। बाईसाइकिल हैंडल्स, चमकदार पोर्शन देखे ना मेटल्स के, हैंडल्स वगैरह जो चमकते हैं, वो क्रोमियम की कोटिंग है, उस पर पेंट करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस पर कोटिंग है, वो सुरक्षित है। एलोए बनाकर, स्टील सुना है ना, स्टील, स्टील में लोहा होता है लेकिन फिर भी जंग नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें और भी मेटल्स हैं। आयरन के अलावा क्रोमियम है, निकल है, उससे ना ये आपस में मिक्स होते हैं और कुछ नया ही देखने को मिलता है। इसे एलोय कहते हैं। एलोय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, मेटल्स का आपस में या मेटल्स का नॉन मेटल के साथ, इसे एलोय बोलते हैं। एलोय बनाने से एक तो मेटल मजबूत होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, मेटल मजबूत होता है, उसकी हीट सहने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं एलोय, इफ यू नो, यू नो। ठीक है, तो एलोय बनाने से मेटल सेफ रहता है। ठीक है जी, कर लेंगे, याद हो जाएगा। पेंटिंग करके आयरन को बचा सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीजिंग करके बचा सकते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग करके बचा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके बचा सकते हैं। ठीक है, और एलोय करके, एलोय बना के बचा सकते हैं। याद कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोरोजन? राइट द प्रिवेंटिव मेजर्स। ये वो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप यहां तक पढ़े हैं, लेक्चर को ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो बस आप मान लीजिए कि आपका चैप्टर तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां जहां पर मैंने जोर दिया है, कोशिश की है आपको ये बोलने की करो करो करो, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जहां पर कुछ चीजें याद करनी है वो याद करनी है, आप बच नहीं सकते हैं। डोंट स्किप दैट पार्ट। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक आता है हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी बड़ा सिंपल है। देखो, घर में खाना बनता है, बासी हो जाता है ना, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खासकर जिस फूड में ऑयल डलता है। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो हर फूड में ऑयल डलता है, ठीक है, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो जो ऑयली फूड्स होते हैं जिसमें घी तेल इस्तेमाल होता है, वो जल्दी खराब होते हैं। उसी फिनोमेना को रेंसिडिटी बोलते हैं। खराब हो गया कैसे पता चलता है? टेस्ट बदल गया है, अलग हो गया है, खराब हो गया है, अजीब हो गया है, स्मेल बदल गई है, उसकी बैड स्मेल आ रही है, तो फूड खराब हो गया। इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी रेंसिडिटी भी एक सोइल स्लो प्रोसेस है, कोरोजन की तरह,
लेकिन मेटल्स का रेंसिडिटी नहीं होता, मेटल्स का कोरोजन होता है। रेंसिडिटी होता है ऑयली फैटी फूड्स का, जिससे उसका स्मेल और टेस्ट बैड हो जाता है। रेंसिडिटी इज अ स्लो प्रोसेस वेयर oil and fat present in the food are oxidized when exposed to air, resulting into foul smell, bad smell and bad taste. अब रेंसिडिटी, मैं चाहता हूं मेरा खाना ज्यादा समय तक बचा रहे, शेल्फ लाइफ बढ़े, तो क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालने चाहिए। जैसे अगर आपने सुना हो तो नाइट्रोजन डालते हैं चिप्स में। चिप्स का पैकेट होता है, वो फूला फूला होता है ना, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो ऑक्सीजन को चिप्स के साथ आने नहीं देता, क्योंकि चिप्स अगर ऑक्सीजन में एक्सपोज हो गई तो चिप्स सॉफ्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, अगर पैकेट खुल जाए और काफी समय तक पड़ा रहे तो वो सॉफ्ट हो जाती है चिप्स। तो नाइट्रोजन क्या करता है? देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, चिप्स बैग्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? चिप्स को ऑक्सीजन से प्रिवेंट करके रखता है, उनके बीच का एक बैरियर बन के रहता है। जब तक नाइट्रोजन वहां है तब तक चिप्स को कोई खतरा नहीं है, चिप्स फ्रेश रहेगा। ये चीज है, अलग से पूछ सकते हैं क्यों नाइट्रोजन भरते हैं चिप्स बैग्स में। ये देखो चिप्स का डायग्राम भी है। कौन सी चिप्स है ये मेरे को तो बनाना चिप्स लग रही, नहीं जो भी है यार। चिप्स में नाइट्रोजन भरते हैं ताकि चिप्स और ऑक्सीजन के बीच में एक बैरियर बन सके और चिप्स की शेल्फ लाइफ, उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। ये देखो ये फफूंदियां पड़ गई हैं, खराब हो गया ये। खराब होने के बाद अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। खराब होने के बाद उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। कहीं तुम सोचो कि सर फूड खराब हो गया, अब कोई मेथड बता दो। खराब ना हो उससे पहले कुछ उपाय करने पड़ते हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट डालो, एयर टाइट कंटेनर में उसको बंद रखो ताकि हवा उसमें पहुंचे ना, या उसको रेफ्रिजरेट करो, फ्रिज में रख दो। जैसे रात को सब्जी बनी, बच गई, फ्रिज में रख दी, सुबह तुम्हें खिला दी, मतलब तुम्हें खिला दी मतलब परिवार ने खा ली, बच गई, चलता है इतना। तो फ्रिज में रखने से क्या हुआ? खराब होने से। बाहर रहता तो क्या होता? तो टेम्परेचर जब कम होता है ना, तब भी फूड की लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी खराब नहीं होता। तो ये तरीके होते हैं, 3 तरीके मेन, जिससे आप रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन क्यों भरते हैं चिप्स में, तो पता होना चाहिए नाइट्रोजन जो है वो चिप्स में और ऑक्सीजन के बीच में एक बैरियर का काम करती है और इससे चिप्स की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, चिप्स ऑक्सीडाइज होने से बच जाते हैं। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब एक पुराना सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में बदलता है, तो कुछ चेंजेस हुए होंगे। उस चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलते हैं। कौन से चेंजेस? केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है? कलर चेंज हो जाना, स्मेल चेंज हो जाना, शेड चेंज हो जाना, गैस निकल जाना, पीपीटी बन जाना। क्या सबके एग्जांपल्स दे सकते हो? क्या इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लिया कि तुम कोई ऐसी रिएक्शन दे सकते हो जिसमें कलर चेंज हो रहा हो? यस सर, फेरस सल्फेट मुझे याद है, वो ग्रीन कलर का था और जब उसको हीट किया तो Fe2O3, SO2 और SO3, ये सर रेडिश ब्राउन बना है, मुझे याद है सर। चेंज इन स्मेल का एग्जांपल दे सकते हो, इसमें स्मेल चेंज हुई, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें स्मेल चेंज हो रही हो? बताइए, सोचो जिसमें स्मेल ही चेंज हो जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यही वाला एग्जांपल है। इसमें जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? बर्निंग, सल्फर की। स्मेल में भी एग्जांपल चला जाएगा। स्टेट का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ सर, H2O है लिक्विड, आपने इसको करंट दिया था S2 + O2, ये दोनों क्या थी? गैस। तो देखो स्टेट चेंज हो गई। कैसे एग्जांपल दे सकते हो? इसमें गैस निकल रही हो, हाँ सर इसमें भी निकल रही है, इसमें भी निकल रही है, कोई भी लिख दो। कैसे एग्जांपल दे सकते हो? इसमें पीपीटी बन रहा हो, बताया था ना, पीपीटी वाला बताया था ना, क्या कि सर PbNO3 होल्ड ट्वाइस में KI डाल दो, PB K की जगह आ जाएगा, K PB की जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? PbI2 + KNO3। PbI2 क्या है? प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का? येलो कलर का। तो दिस इज योर चैप्टर, यही है सब। ठीक है, यही सब था।
और अगर आप इस क्वेश्चन को हर एक का रिएक्शन लिख पा रहे हैं अगर एक एक, तो भाई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। कुछ भी कहीं भी शंका रही हो, आप चैप्टर को पीछे कर सकते हैं, वीडियो को पीछे कर सकते हैं, किसी पोर्शन में ले जाके तो वापस देख सकते हैं, आपकी वीडियो है। और जहाँ भी आपको लगता हो कि भाई लिख लेना चाहिए तो लिख लेना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे, ठीक है? तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि अब जब साइंस एग्जाम में बैठें तो जब आप केमिस्ट्री का पोर्शन सोल्व कर रहे हो तो आपको लगे कि यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, सब पढ़ा हुआ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।